गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने चैप्टर 3 में धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि ये धातुएं जो सामान्य तौर पर हमको धातुएं नजर आती हैं हमारे आस पड़ोस में या हमें देखने को मिल जाती हैं लगभग, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर मतलब तांबा, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, सोडियम, इस प्रकार की धातुएं हम ले लें, उनका एक एक सैंपल ले लें और इस सैंपल से अब हम कुछ क्रियाकलाप करने वाले, उन क्रियाकलापों के आधार पर हम बता पाएंगे कि इनके किस प्रकार के रासायनिक गुण होंगे। तो सबसे पहले इसमें धातुओं का जब वायु की मौजूदगी में यानी कि ऑक्सीजन में जब हम उसका दहन करते हैं तो क्या होता है, धातुओं की वायु में दहन करने से क्या होएगा। देखो, जो भी हमने नमूने लिए उसको अगर हम जलाने का प्रयास करें, बर्नर पर हम उसको जलाने का प्रयास करें तो क्या होएगा, इसमें कुछ धातुएं जैसे मैग्नीशियम रिबन, आपने पहले चैप्टर में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया था तो वो सफेद ज्वाला के साथ जल जाता है मैग्नीशियम रिबन। इसी प्रकार से कई धातुएं और हैं जो जल जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे लोहा है, जिंक है, तांबा है, लेड है, ये धातुएं इस प्रकार की है, ये जलती नहीं है सामान्य तौर पर। तो जो धातुएं जल जाती हैं वे धातुएं ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जलेंगी। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें धातु ऑक्साइड प्रदान करती है। धातु ऑक्साइड, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला था। तो इसी प्रकार से जब धातुओं को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर को जब हम जलाएंगे तो कॉपर सामान्य तौर पर जल नहीं पाता, ऐसे ही लोहा सामान्य तौर पर जल नहीं पाता, लेकिन जब लोहे के चूर्ण को हम बर्नर पे डालते हैं तो वो तेजी से जलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम कॉपर को जला रहे हैं तो भी हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। आयरन को जलाएंगे तो हमें आयरन ऑक्साइड मिलेगा। ऐसे ही जब आप एल्युमिनियम को जलाओगे तो हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहां बात आती है, ये जो ऑक्साइड हमें मिल रहे हैं कि इनकी प्रकृति किस प्रकार की है, कि क्या ये अम्लीय प्रकार के हैं या ये क्षारकीय प्रकार के हैं। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके देखते हैं, ये सेकंड चैप्टर में दी हुई थी रिएक्शन। सेकंड चैप्टर में देखें, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया
पेज नंबर 'जब धातु ऑक्साइड की अमल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे ये धातु ऑक्साइड है, इसकी अमल के साथ अभिक्रिया हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक तो लवण मिलेगा। किसका लवण मिलेगा? साथ में हमें जल की प्राप्ति होगी। जल मतलब H2O, और लवण मिलेगा हमको। अब यहाँ पर इसको संतुलित भी कर ले तो ये बन जाएगा हमारे पास CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लवण और जल। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखें, धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें लवण प्रदान कर रही है और जल प्रदान कर रही है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन सामान्य तौर पर ये बताती है कि धातु ऑक्साइड जो, देखो ये तो अम्ल है और ये धातु ऑक्साइड हमारे पास, ये हम जानते हैं, पहले ही सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमको? लवण और जल हमें प्रदान होएगा। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है? ये लवण है और ये जल है। ये क्या हमारे पास? ये अम्ल है, तो इसका मतलब धातु ऑक्साइड कैसा है? धातु ऑक्साइड हो गया क्षारकीय प्रकार का। तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकार के होंगे? धातु ऑक्साइड सामान्यतः होंगे क्षारकीय प्रकार के। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकार के नहीं है। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्षारकीय प्रकार के होने के साथ साथ ये अम्लीय प्रकार का व्यवहार भी करते हैं। तो कहता है कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के धातु ऑक्साइडों को जो अम्लीय प्रकार का व्यवहार भी दर्शाए और क्षारकीय प्रकार का व्यवहार भी दर्शाता हो, उसको बोलते हैं हम उभयधर्मी धातु ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कह लो या धातु ऑक्साइड कह लो। अब इसका एक एग्जांपल ले हम। उभयधर्मी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ भी रिएक्शन करेगा, यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और क्षारक के साथ भी रिएक्शन करता है। संतुलित कर ले इसको। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने अम्ल के साथ रिएक्शन करी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी जल मिला, लवण मिला और जल मिला। इसी प्रकार से जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा क्षारक के साथ, तब भी ये लवण देगा और जल देगा। तो इस प्रकार के ऑक्साइड जो अभिक्रिया करके जो लवणों से अभिक्रिया भी कर पाते हैं और क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया कर पाते हैं, यानी जो अम्लीय प्रकार का व्यवहार भी करते हैं। देखो इसमें तो ये क्षारकीय प्रकार का व्यवहार कर रहा है क्योंकि रिएक्शन किससे हो रही है? अम्ल से हो रही है। और इसमें ये अम्लीय प्रकार का व्यवहार कर रहा है क्योंकि रिएक्शन किससे हो रही है? क्षारक से हो रही है। ये क्षारक है, ये अम्ल है। ठीक है, तो इसमें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है क्षारक, और इस वाली रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है अम्लीय प्रकार का। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड जो दोनों प्रकार के अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं, दोनों प्रकार के ऑक्साइड की प्रकृति रखते हो, ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड। अब आगे है इसमें कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से रिएक्शन नहीं करती। एक ही दर मतलब एक ही स्पीड से रिएक्शन नहीं कर पाएंगी। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं,
और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो धीरे धीरे रिएक्शन करती है। अब इसी में सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत जल्दी रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ। कहता है विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। देखो किरोसिन के तेल में डुबो कर रख दें तो ये आग नहीं पकड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तेल में डुबोने के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रह पाएंगी, तो इसलिए ये आग नहीं पकड़ेंगी। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में या जल वाष्पों के संपर्क में ये आ जाते हैं तो ये आग जल्दी पकड़ लेते हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है। जो ये धातुएं बताई अभी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन धातुओं पर ऑक्सीजन की यानी ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की ये जो परत है ये दोबारा से ऑक्सीकरण नहीं होने देती, और ऑक्सीकरण नहीं होने देती तो क्या होता है, ये धातु सुरक्षित बन जाती है, इनके ऊपर जंग लगने की संभावना कम हो जाती है। ये जल्दी से फिर जंग नहीं पकड़ती है एक बार इसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ने के बाद। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता। जब हम आयरन को यानी लोहे को गर्म करते हैं तो वो जलता नहीं है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला के में लोहे को चूर्ण को डालते हैं तो वो तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड में की काले रंग की परत चढ़ जाती है। देखो कॉपर जलता नहीं है, लेकिन जब उसको गर्म करते हैं ना हम, तो उसके ऊपर काले रंग की एक परत जम जाती है, उसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आप लोग वैसे भी देखते हो कि जब तांबे से बनी वस्तुएं काफी समय तक बाहर या नमी वाले स्थान पर रखी रह जाए तो उनका जो रंग है वो मैला पड़ने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा समय तक रखी रह जाए तो वो गहरे हरे रंग की या गहरे काले रंग की उनके ऊपर एक परत जम जाती है, जो कि कॉपर ऑक्साइड का रूप है। ठीक है, आगे कहता है ये कि सिल्वर एवं गोल्ड मतलब सोना और चांदी, सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड मतलब सोना, अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती। चाहे ये बहुत तेज गर्म कर ले, इन पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगी। अब आगे है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण में कहता है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण बोलते हैं। एल्यूमिनियम जो धातु है उसके ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको बोला गया एनोडीकरण। ये किस प्रकार से चढ़ाई जाती है देखें, कहता वायु के संपर्क में आने पर, जब हवा के संपर्क में एल्यूमिनियम आता है तो उसके ऊपर एक पतली परत चढ़ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। वो ऑक्साइड की जो पतली परत है वो दोबारा से उसका ऑक्सीकरण नहीं होने देती और उसको जंग से सुरक्षित बनाती है। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम को प्रयोग में लेकर के आते हैं तो बहुत बार हमें इस प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है कि एल्यूमिनियम की जो परत है यानी कि व्यावसायिक रूप से एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी परत चढ़ाई जाती है। ये जो मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है इस प्रकरण को बोलते हैं एनोडीकरण। ये होता किस प्रकार से है, इसमें इस प्रक्रिया में बड़े बड़े एल्यूमिनियम के टुकड़ों या एल्यूमिनियम की प्लेटों को लेकर के व्यावसायिक रूप से देखें तो बड़े से होज में जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरा होता है उसमें डुबो करके और उसका विद्युत अपघटन कर दें। विद्युत अपघटन करने पर तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर एक मोटी परत जम जाती है ऑक्सीजन की। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है उसको? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो वहीं से मिल रही है ऑक्सीजन उसको। तो इस प्रकार से एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम पर आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। ठीक है,
तो एनोडीकरण आपने देखा कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको एनोडीकरण बताया गया है। अब कहता है उन धातुओं के नमूने के जो सैंपल आप लोगों ने देखे कि सोडियम सबसे ज़्यादा विक्रियाशील है, जो आपने सैंपल लिए थे उनमें से सोडियम सबसे ज़्यादा विक्रियाशील मिली आपको। मैग्नीशियम धातु धीमी विक्रिया करती है और यह सोडियम की अपेक्षा कम विक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में जलाने में, ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की विक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। जब हम इन लोहे को, जिंक को, तांबे को, लेड को जलाते हैं तो पता नहीं चलता किस प्रकार की रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि ये रिएक्शन कर नहीं पाते हैं, जलते नहीं है सामान्य तौर पर। तो कुछ और अब क्रियाकलाप हम करना चाहेंगे इनकी अभिक्रियाशीलता को चेक करने के लिए, किस प्रकार से यह अभिक्रियाशीलता हमें इनकी मिलेगी। अच्छा कहता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। जब धातुओं को पानी के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होएगा, तो इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। हमने जो नमूने इकट्ठे किए थे पिछले एक्टिविटी, पिछले क्रियाकलाप में, वही नमूने हम ले लें, सभी धातुओं के सैंपल। अब ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के एक टुकड़े को अलग अलग डालिए, नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, हमें चेक करना कौन सी धातु तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेगी। ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में किस प्रकार से, ये चेक करेंगे हम कि कौन सी तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर रही है, कौन सी थोड़ी सी देर से रिएक्शन करी, कौन सी ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया रिएक्शन करने में ठंडे पानी के साथ। ठीक है, फिर ऐसे कहता है क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है, ये हम चेक करेंगे कि किसी धातु को जब हम पानी में डुबोते हैं तो क्या आग भी लगती है। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है, ये भी चेक करेंगे। क्या कोई, पहले हमने उसको जल में डाला, डूब गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी पर तैरने लग जाएगी क्या, ये भी हम चेक करेंगे। तो जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हो। फिर जो पानी ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगी, जो धातु, उसको क्या करेंगे हम गर्म पानी के सैंपल में डालेंगे। गर्म पानी जो हमने लिया हुआ है उसमें डाल करके देखेंगे क्या होएगा। जो धातुएं गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करती, यानी जो जिन्होंने ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करी, अब हम ये चेक करना चाहते हैं क्या वो गर्म पानी से रिएक्शन कर जाएंगी। ठीक है, तो अब उनमें से कुछ धातुएं ऐसी हो सकती हैं जो गर्म पानी से भी रिएक्शन नहीं करेंगी। तो क्या करना है, जो धातुएं गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती उनके लिए हमने एक अलग से एक्टिविटी करनी है, भाप के साथ रिएक्शन करवा के देखनी है उनकी। तो क्या होएगा, तो देखिए कहता है ये जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वे जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जब कोई धातु जल में रिएक्शन करती है तो क्या होता है, जल के साथ रिएक्शन करने पर धातु जमा जल हमें मिलेगा धातु ऑक्साइड। धातुओं का ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। अब इस धातु ऑक्साइड की, जो यहां से धातु ऑक्साइड मिला है, उसकी रिएक्शन फिर से करवाएं। धातु ऑक्साइड की रिएक्शन करवाए हम जल के साथ तो हमें मिल जाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखता आगे, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब गर्मी उत्पन्न होती है, इसमें से ऊष्मा निकलती है।
कि इससे हाइड्रोजन तेजी के साथ उष्मा तेज अभिक्रिया तेज तथा उष्मा क्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, यानी इसमें आग लग सकती है, इतनी तेज होती है ये रिएक्शन। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन में के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती, यानी इसमें भी गर्मी उत्पन्न होती है। कैल्शियम के साथ जो रिएक्शन होती है पानी की, उसमें भी गर्मी उत्पन्न होएगी, लेकिन कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन होती है पानी की तो क्या होता है, गर्मी तो उत्पन्न होती है लेकिन इतनी गर्मी उत्पन्न नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। ठीक है, आप लोगों ने देखा जब हम सफ़ेदी में पानी डालते हैं, जो बिना बुझा चूना है उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, बुलबुले उठने लगते हैं उसमें और वो गर्म हो जाता है, लेकिन क्या उसमें आग लग जाती है? उसमें आग नहीं लग पाती है। ठीक है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता। कौन सी धातु तैरने लग जाएगी? अभी पीछे बताया था क्रियाकलाप आपने, तो कैल्शियम धातु पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस जो उत्पन्न हुई है वो किस पे चिपक जाएगी? कैल्शियम पर, और वो कैल्शियम के क्या होएगा, कैल्शियम तैरने लग जाएगी। अब कहता है मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जो मैग्नीशियम धातु है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, अतः परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले किस पे चिपक जाते हैं? मैग्नीशियम पर, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते ठंडे पानी की बजाय। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेंगी न ही गर्म पानी के साथ। आप लोग देखते हो घरों में सामान्य तौर पर लोहे पर गर्म पानी डाल दो तो क्या वो रिएक्शन करेगा? ठंडा पानी डाल दो क्या रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। एल्यूमिनियम पर डालोगे, एल्यूमिनियम में आप ठंडा पानी में डालते हो, गर्म में डालते हो, क्या रिएक्शन होती है? नहीं हो पाती है। लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। हाँ, भाप के साथ ये रिएक्शन जरूर कर सकते हैं। आगे कहता है लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, न तो गर्म जल के साथ ना ही ठंडे जल के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पर ये कुछ रिएक्शन दे रखी है, लिखना चाहो तो आप इनको लिख लें, आपने ये पढ़ना ज़रूर है, याद भी करना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको लिख करके याद करनी चाहिए आपने। पेज नंबर 48 पे है। तो इतना ही करते हैं आज, बाकी हम कल करते हैं। देखिए रे कितना रिकॉर्डिंग हुआ है, बंद कर दे।